पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब बैराम खां नागौर से गुजरात की ओर जाने की बजाय पंजाब जाने के लिए बीकानेर रियासत में चला गया तो अकबर को बैराम खां से भय लगने लगा। वह जानता था कि यदि बैराम खां ने राजपूत राजाओं से सहयोग ले लिया तो अकबर के लिए बैराम खां से पार पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए अकबर ने बैराम खां को एक लंबी चिट्ठी लिखकर उसे कई तरह के आश्वासन दिए तथा कई तरह की धमकियां दीं। अकबर ने इस पत्र में बैराम खां पर कई तरह के आरोप लगाए। यदि तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा लिखे गए विवरण को टटोला जाए तो हम पाएंगे कि हुमायूं की मृत्यु के बाद 5 साल तक बैराम खां सत्ता के शिखर पर था। इसलिए स्वाभाविक था कि कुछ चापलूस किस्म के बुरे लोग बैराम खां को घेर लेते तथा उससे अनुचित कार्य करवाते। उन्हीं बुरे लोगों में से एक था शेख गदाई, जिसके बारे में अकबर का आरोप था कि बैराम खां ने शेख गदाई को सल्तनत के समस्त मौलवियों एवं सैयदों के ऊपर इतना बढ़ावा दिया कि उसे बादशाह को तस्लीम अर्थात प्रणाम करने से छूट दी गई, जिसके कारण शेख गदाई बड़े घमंड से घोड़े पर सवार होकर अकबर से हाथ मिलाता था। इस पत्र से ऐसा लगता है कि उस काल में कुछ मौलवियों एवं सैयदों को इस बात की छूट होती थी कि वह बादशाह को सलाम न करें तथा बादशाह को देखकर घोड़े से न उतरें। सैयद स्वयं को हजरत मोहम्मद का वंशज बताते हैं। संभवतः इसीलिए उन्हें यह छूट मिलती होगी। अकबर के इस पत्र से यह भी पता लगता है कि बैराम खां ने शेख गदाई के सैयद न होते हुए भी उसे सैयदों जैसी सुविधा एवं छूट दे रखी थी। उस काल के मुसलमानों में उच्चता के मामले में सैयदों के बाद ही शेखों का नंबर आता था। शेख लोग स्वयं को कुरैश कबीले का वंशज मानते हैं, जिस कबीले में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। शेख गदाई शेख होने के कारण उस काल के मुसलमानों के लिए आदरणीय तो था, किंतु सैयदों जितना नहीं। फिर भी बैराम खां के मुंह लगे होने के कारण उसे सैयदों जैसा विशेष अधिकार मिल गया था, जिसके कारण शेख गदाई घोड़े पर बैठे बैठे ही अकबर से हाथ मिलाया करता था। इतिहास के पन्नों में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ दृष्टि शेख गदाई के इतिहास पर भी डालनी होगी। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में लिखा है कि शेख गदाई दिल्ली के शायर जमाल कम्बोह का पुत्र था। शेख गदाई को अपने पिता के प्रभाव से हिंदुस्तान एवं खुरासान के मुखियाओं पर सद्र नियुक्त किया गया था। मुल्ला लिखता है कि खानखाना तथा शहंशाह भी अक्सर उसकी महफिलों में देखे जाते थे, जहां हर दर्जे की चापलूसी बरती जाती थी और जो दिखावट की दुकान हो चुकी थी। मुल्ला कादिर बदायूनी ने अत्यंत व्यंग्यपूर्ण शब्दों में लिखा है कि भारत में इस्लाम का प्रभाव होने के बाद बड़े बड़े ऐसे शेख पैदा हुए जो किसानी प्रकृति, गुलामी स्वभाव और निम्न सोच वाले थे। उनकी कीर्ति कभी तलवार चलाने में नहीं रही, केवल खुशामदी करने में रही। आध्यात्मिक दिखावट, बदनामी और उनका पहनावा उनकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक रहा। मुख्य इमाम शेख गदाई के उच्च पदस्थ होने पर लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि उसके परिवार की नीचताओं की कहानियां जो कोई व्यक्ति जानता था वह विलाप करता हुआ दर दर का भिखारी हो गया। मुल्ला कादिर बदायूनी ने लिखा है कि शेख गदाई ने अपनी मेहरबानियों का खजाना अपने चाटुकारों को भूमि बांटकर और पेंशन देकर खोल दिया। जो कोई भी व्यक्ति उसकी शरण में आया, शेख ने उसे मदद दी, और जो कोई शेख के पास नहीं आया उसे मदद नहीं दी। उस समय 1 एकड़ जमीन कठिनाई से दी जाती थी, किंतु इस मामले में शेख गदाई अच्छा दाता माना जाता था।
मुगल शहजादे शेख गदाई की इस तरक्की से बहुत गुस्से में थे। मुल्ला लिखता है, सल्तनत के बहुत से लोग शेख गदाई से इतनी बुरी तरह से नाराज थे कि लोगों ने आगरा की मस्जिदों की दीवारों पर शेख गदाई के बारे में बुरी बातें लिख दी। एक दिन किसी आदमी ने शेख की कचहरी में भी शेख के बारे में एक व्यंग्यपूर्ण कविता लिख दी। इस कविता में कहा गया था, गदाई का नाम मत लो, उसकी रोटी मत खाओ, क्योंकि भीख बुरी है, गदाई का मुंह काला है। यह बताना समीचीन होगा कि अरबी भाषा में गदा का अर्थ भीख होता है। इसलिए इस कविता में व्यंग्य से भीख शब्द का प्रयोग किया गया था। जब बैराम खां ने आगरा छोड़ा तब यह शेख गदाई भी उसके साथ था, किंतु जब बैराम खां ने मुगल सल्तनत का क्षेत्र छोड़कर बीकानेर रियासत में प्रवेश किया तो शेख गदाई भी बैराम खां का साथ छोड़कर चोरों की तरह भाग गया और दिल्ली पहुंचकर अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। शेख गदाई जानता था कि अकबर उसे पसंद नहीं करता था, किंतु शेख को अपनी चापलूसी करने की ताकत पर पूरा भरोसा था। जब वह बैराम खां की चापलूसी कर सकता था तो उसे शहंशाह अकबर की चापलूसी करने से क्या परहेज हो सकता था। शेख गदाई द्वारा की गई गद्दारी पर व्यंग्य कसते हुए मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि हर भाई को अपने भाई से अलग होना है, सिवा उन दो तारों अल फर्क दानी के। जब बैराम खां बीकानेर रियासत में चला गया तो नासिरुल मुल्क उर्फ पीर मोहम्मद खां ने बैराम खां को चिट्ठी लिखकर तंज कसा, मैं आया प्यार का मजबूत आधार लिए इस प्रकार, मेरी दर्द भरी रूह तुम मित्र के लिए दर्द भरी है इस प्रकार। खान खाना बैराम खां ने भी नासिरुल मुल्क की तंज भरी चिट्ठी का जवाब तंज भरी चिट्ठी से दिया। उसने लिखा, तुम्हारा आना आदमियत थी, लेकिन तुम्हारा देर करना इतने पास आकर भी कायराना है। मुल्ला अब्दुल कादिर ने लिखा है कि जब शहंशाह झज्जर में था तब शाह अबुल मुवाली शहंशाह को सलाम करने आया, किंतु अपने दिमागी खलल की वजह से उसने घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे ही सलाम करना चाहा। इस पर शहंशाह ने उसे बंदी बनाकर शहाबुद्दीन अहमद खां को सौंप दिया। मुल्ला द्वारा लिखी गई यह बात ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाती। शाह अबुल मुवाली इतने दिनों तक कहाँ था और अब अचानक कैसे प्रकट हो गया, इसका कोई विवरण मुल्ला ने नहीं दिया है। यदि अबुल फजल की यह बात मान ली जाए कि शाह अबुल मुवाली को बयाना के दुर्ग से बैराम खां ने मुक्त किया था, तो भी यह बात समझ से परे है कि ऐसी स्थिति में शाह अबुल मुवाली बादशाह के पास जाने की मूर्खता कैसे कर सकता था। अगली कड़ी में देखिए, बैराम खां का पुत्र अपने पिता को धोखा देकर अकबर की तरफ हो गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।